हेलो फ्रेंड्स, एबीसी में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956। तो इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 4 देखा था कि जिसमें जनरल सेफ्टी थी और उसके रूल जो थे वो थे 29 से लेके 46 तक। अब ये हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का चैप्टर 5 है, जनरल कंडीशन टू सप्लाई एंड यूजेस एनर्जी, और इसके रूल रहेंगे 47 से लेके 59 तक। जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है इसके टोटल 143 रूल है। उसमें से पिछले इसमें हमने 29 से 46 रूल डिस्कस किए थे जो कि जनरल सेफ्टी से रिलेटेड चैप्टर था। ये चैप्टर नंबर 5 है और इसमें हम रूल डिस्कस करेंगे अभी 47 से 59 तक। जैसे कि इस चैप्टर में हमें नाम से ही पता चल रहा है, जनरल कंडीशन टू सप्लाई, मतलब सप्लाई लेने के लिए, सप्लाई यूज़ करने के लिए जनरल कंडीशन कौन सी होनी चाहिए वो इस चैप्टर में मतलब रूल नंबर 47 से 59 तक दिए हुए हैं। उसी तरह से एनर्जी जो हम यूज़ करेंगे तो उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसकी कंडीशन क्या रहेगी, ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम अब चलते हैं रूल नंबर 47 के तरफ कि रूल नंबर 47 हमारा क्या कह रहा है। तो रूल नंबर 47 है टेस्टिंग टू कंज्यूमर इंस्टॉलेशन। अब टेस्टिंग टू कंज्यूमर इंस्टॉलेशन मतलब हमें पता है कि जब भी कोई घर का बांधकाम कंप्लीट हो जाता है, घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो उस समय कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद हम वायरिंग करते हैं और वायरिंग कंप्लीट होने के बाद एनर्जी मीटर के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब भी हम एनर्जी मीटर के लिए अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के तरफ, तो उस समय वो कंज्यूमर के प्रीमाइसेस में जो कंज्यूमर का इंस्टॉलेशन है उसका टेस्टिंग रिपोर्ट चेक करते हैं। मतलब कंज्यूमर के वायरिंग इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करेंगी वो वायरिंग की टेस्टिंग कर सकते हैं। और इस वायरिंग टेस्टिंग का जो अधिकार है उनको दिया गया है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के तहत रूल नंबर 47। जैसे कि टेस्टिंग में कंज्यूमर के घर का लीकेज करंट बराबर है या नहीं है, उन्होंने अर्थिंग बराबर से की है या नहीं की है, उनकी वायरिंग फेज न्यूट्रल ये सब बराबर है या नहीं है, ये सभी की टेस्टिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी कर सकते हैं। अगर उनको लगा कि यहाँ पे टेस्टिंग बराबर से नहीं है तो वो वहाँ पे सप्लाई देने से इनकार भी कर सकती है। इसलिए जब भी हम कोई कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन करने के बाद जब भी हम एनर्जी मीटर के लिए अप्लाई करते हैं, एनर्जी मीटर के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो उस एप्लीकेशन के साथ हम एक टीआर रिपोर्ट मतलब टेस्टिंग रिपोर्ट कनेक्ट करते हैं। अब ये टेस्टिंग रिपोर्ट मतलब जो भी वायरिंग की टेस्टिंग रिपोर्ट है, घर के अंदर जो लगे केबल की कैपेसिटी की जो टेस्टिंग रिपोर्ट है, उसी के साथ उस घर में टोटल कितना लोड कनेक्ट है, टोटल कितना लोड कनेक्ट है, उस पूरा ये टेस्टिंग रिपोर्ट में लिखा हुआ रहता है। इसीलिए इसको हम टेस्टिंग रिपोर्ट कहते हैं। तो ये टेस्टिंग रिपोर्ट जब इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी चेक करेंगी, वो सेटिस्फाई हो जाएगी तो उसी समय हमें इलेक्ट्रिक मीटर प्रोवाइड करते हैं। अगर सेटिस्फाई नहीं है टेस्टिंग रिपोर्ट से, टेस्टिंग कंडीशन से, तो उस समय हमें सप्लाई देने से वो इनकार भी कर सकते हैं। तो ये रूल जो है, ये अथॉरिटी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के तरफ जो दी गई है वो रूल नंबर 47 के तहत है। अब नेक्स्ट रूल भी इसी तरह से ही है। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 48, वो है प्रिकॉशंस, लीकेज करंट का जो प्रिकॉशंस है उसके रिलेटेड। तो हम देख लेते हैं अभी रूल नंबर 48। तो रूल नंबर 48 में हमें बताया गया है लीकेज करंट के रिलेटेड। अब लीकेज करंट मतलब जैसे रूल नंबर 47 था, तो जब हम नया कनेक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी उस कंज्यूमर के इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग करते हैं। तो उसी तरह से ही रूल नंबर 48 में जब हम नया कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस समय लीकेज करंट का रिपोर्ट भी देना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये देख लेते हैं कि लीकेज करंट एक्चुअल में होता क्या है। जैसे हम वायरिंग करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा सिंगल फेज़ का ही कनेक्शन है, तो वहाँ पे एक फेज़ रहेगा, एक न्यूट्रल रहेगा, एक अर्थ रहेगा। इस तरह से तीनों वायर रहेंगे और तीनों वायर के ऊपर कुछ ना कुछ इंसुलेशन गिवन रहेगा।
तो उस इंसुलेशन की वजह से अंदर जो फ्लो होने वाला करंट है वो बाहर नहीं आएगा। मतलब हम मान लेते हैं कि ये एक हमारा फेज़ है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और इसके ऊपर इंसुलेशन है। तो हम इस कंडक्टर को, इस वायर को पकड़ भी ले तो करंट तो फ्लो हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर इंसुलेशन की लेयर है तो इसकी वजह से हमें करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर इस इंसुलेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इंसुलेशन लीकेज है, तो जैसे ही हम इसको पकड़ लेंगे तो लीकेज करंट की वजह से हमें शॉक लगने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये लीकेज करंट है, करंट फ्लो हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो लीकेज करंट थोड़ा बाहर आएगा ही। तो मतलब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, तो इसमें से कुछ ना कुछ लीकेज करंट बाहर आएगा। तो यही रूल हमें बता रहा है, रूल नंबर 48, प्रिकॉशंस अगेंस्ट लीकेज करंट बिफोर न्यू कनेक्शन। तो इसमें ये दिया गया है कि जब भी हम फुल लोड करंट के, कोई लोड अगर चला रहे, फुल लोड करंट पे हम कोई लोड चला रहे, तो उस समय लीकेज करंट तो होगा, तो वो लीकेज करंट की परमिशन कितनी रहेगी, यही इस रूल में दिया गया है। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के तहत हमें ये बताया गया है कि जो भी लीकेज करंट रहेगा, तो ये जो लीकेज करंट है ये टोटल करंट या फुल लोड करंट के 1/5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लीकेज करंट ये जो है फुल लोड या टोटल करंट के 1/5000 1/5000 के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है 0.02 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारा लीकेज करंट। अगर लीकेज करंट इससे ज़्यादा होता है तो क्या होगा, तो हम जब भी न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे और लीकेज करंट इससे ज़्यादा अगर होता है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हमें कनेक्शन देने से इनकार कर सकती है, हमारी न्यू कनेक्शन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है। तो ये अथॉरिटी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 48 के तहत दी गई है। तो ये मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन बन सकता है हमारे कि लीकेज करंट ये होगा टोटल करंट के 1/5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये वैल्यू आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट रूल चलते हैं। नेक्स्ट रूल भी इसी से रिलेटेड है, तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। तो रूल नंबर 49 हमारा कह रहा है, तो ये रूल भी हमारा लीकेज करंट के रिलेटेड ही है, रूल नंबर 49। तो लीकेज करंट, तो अभी हमने देखा था कि लीकेज करंट या टोटल करंट के 1/5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, टोटल करंट के 1/5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लीकेज करंट का यूनिट क्या है, तो करंट के लिए हम सोच रहे हैं तो इसको हम एम्पेयर से डिनोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने देखा था कि इसको सॉल्व करने के बाद 0.002 एम्पियर आ जाता है और लीकेज करंट टोटल करंट के 0.02 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लीकेज करंट भी हमने अभी देखा था कि लीकेज करंट मतलब कोई कंडक्टर से मतलब हम केबल से कहेंगे कि केबल से कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उसके ऊपर इंसुलेशन दिया होता है, तो वो इंसुलेशन से जो भी करंट बाहर आने की कोशिश करेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 0.02 एम्पेयर मतलब 1/5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर नया कनेक्शन के रिलेटेड हमने सोचा था कि नया कनेक्शन में अगर इससे ज़्यादा लीकेज करंट होता है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हमें कनेक्शन देने से इनकार कर देंगी, हमारा कनेक्शन
न्यू कनेक्शन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी। लेकिन हम ओल्ड कंज्यूमर है तो उस केस में क्या होगा, तो अगर ओल्ड कंज्यूमर है और हमें लीकेज करंट हमारे कंज्यूमर के प्रीमाइसेस में इससे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो भी है वो 48 आवर्स के भीतर हमें एक नोटिस देगी, मतलब कंज्यूमर को एक नोटिस देगी, और नोटिस देने के बाद जो भी सप्लाई है इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो बंद कर सकती है। और ये बंद क्यों कर सकती है, तो उन्हें अथॉरिटी दी गई है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के रूल नंबर 49 के तहत। अब इस लीकेज करंट के बारे में हम और अधिक डिस्कस करें तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो उस एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि हमारा कोई लोड 10 एम्पियर का है, कोई लोड हमारा 10 एम्पियर का है, किसी केबल से वो फ्लो हो रहा है करंट, तो अब इसका लीकेज करंट की परमिशन कितनी होती है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने 10 एम्पियर लिया, तो लीकेज करंट हमें निकालना है कि कितना लीकेज करंट रह सकता है। तो लीकेज करंट हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से। लीकेज करंट इक्वल टू, अब हमें पता है कि लीकेज करंट क्या करना पड़ेगा हमें, 1/5000 इंटू 10 एम्पियर, मतलब फुल लोड करंट को इससे गुना करना है। फुल लोड करंट ये होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 10 ऊपर आ जाएगा, नीचे डिवाइड में ये दोनों कट जाएंगे, 1/500 हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02 एम्पियर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो लीकेज करंट है वो हो जाएगा 0.0। ये इसको सॉल्व करने के बाद इतना लीकेज करंट की परमिशन हमें मिलती है, ये पता चल गया, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। जैसे कि मान लिया हमारा कोई लोड है वो 20 एम्पेयर पे काम कर रहा है, 20 एम्पेयर फुल लोड है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/5000 इंटू 20 एम्पेयर। अब इसको अगर सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये मिल जाता है। इन शॉर्ट अगर लीकेज करंट का फार्मूला हमें निकालना है तो लीकेज करंट के लिए हम फार्मूला इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/5000 इंटू फुल लोड करंट जो भी होगा वो, ये लीकेज करंट का फार्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं और इजीली लीकेज करंट कितना है वो भी निकाल सकते हैं। तो सपोज मान लेते हैं कि कंज्यूमर प्रीमाइसेस में लीकेज करंट है, तो लीकेज करंट को कंट्रोल करने के लिए दो डिवाइसेस आते हैं। एक आता है RCD, एक आता है RCD। ये होता है एक RCD मेन डिवाइस और इसके दो पार्ट आते हैं, और एक आता है ELCB जो कि हमारे लीकेज करंट को कंट्रोल करेगा, और एक आता है RCCB। अब RCD मतलब रेसिडुअल करंट डिवाइस, ये जो है लीकेज करंट को कंट्रोल करेगा। उसी तरह एक है ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, उसी तरह से है RCCB, और ये RCCB मतलब हो जाता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये रेसिडुअल करंट डिवाइस, ये रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ये दो डिवाइस है। ये दो डिवाइस लीकेज करंट को कंट्रोल करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं तो फुल फॉर्म भी याद रखना है। इसका आता है रेसिडुअल करंट कंट्रोल, RCD रेसिडुअल करंट कंट्रोल या फिर डिवाइस, हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइस, ठीक है। उसी तरह से ELCB तो ये आ जाएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं अर्थ लीकेज सर्किट
ब्रेकर। उसी तरह से RCCB, तो ये आ जाएगा रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो ये इसके फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। और लीकेज करंट को कौन कंट्रोल करता है, तो ये दो डिवाइस कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 50। अब ये रूल नंबर हमारा 50 है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 का रूल नंबर 50। इसमें जैसे दिया गया है कि सप्लाई एंड यूजेस ऑफ एनर्जी, तो कंज्यूमर जब भी सप्लाई यूज़ करेगा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, यही इस रूल में बताया गया है। जैसे पॉइंट दिए गए हैं इसमें रूल में, पॉइंट ए में एक कंडीशन दी गई है कि जैसे जो भी कंज्यूमर है उस कंज्यूमर के प्रीमाइसेस में हमने जैसे ही सप्लाई दे दिया तो उसके प्रीमाइसेस में एक फ्यूज़ होना चाहिए, लगा हुआ एक फ्यूज़ होना चाहिए। उसी तरह से सर्किट ब्रेकर भी लगा होना चाहिए कि जिससे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, इमरजेंसी कंडीशन हो, तो उस समय इजीली एक ही सर्किट से सप्लाई अगर हम पूरा बंद कर दे तो कंज्यूमर का पूरा सप्लाई बंद हो जाना चाहिए। तो ये अरेंजमेंट कंज्यूमर के प्रीमाइसेस में होनी चाहिए कि एक ही फ्यूज़ एक ही सर्किट ब्रेकर से हम पूरे सप्लाई को इजीली बंद कर सके। अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो हम कंज्यूमर को सप्लाई नहीं दे सकते, तो इसीलिए उनको इस तरह का अरेंजमेंट करना होता है। जैसे बी पॉइंट में दिया है कि जो भी सर्किट हम यूज़ करेंगे, कंज्यूमर के प्रीमाइसेस में सर्किट जो भी यूज़ होगा तो वो उसमें जो भी फ्यूज़ हम कनेक्ट करेंगे या फिर जो भी सर्किट ब्रेकर यूज़ करेंगे तो उस फ्यूज़ या सर्किट ब्रेकर का प्रॉपर कैपेसिटी का फ्यूज़ होना चाहिए। और हमें पता है कि जब भी कोई सर्किट है तो फ्यूज़ हम हमेशा फेज के सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और उसी तरह से जो भी फ्यूज़ हो गए, सर्किट ब्रेकर हो गए, ये प्रॉपर कैपेसिटी के होने चाहिए। अब रूल नंबर हमारा सी बोल रहा है, रूल नंबर 50C में कह रहा है कि जब भी कोई मोटर कनेक्ट करे या फिर इक्विपमेंट कनेक्ट करे तो ये प्रॉपर कैपेसिटी के स्विच से कनेक्ट होना चाहिए सर्किट में। और ये इसीलिए कनेक्ट होना चाहिए सर्किट में ताकि हम मशीन को हैंडल कर रहे, कोई इक्विपमेंट को हैंडल कर रहे, तो उस समय हम इजीली उस सभी को हैंडल कर सके। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि मोटर या फिर इक्विपमेंट ये प्रॉपर कैपेसिटी के लगे होने चाहिए। उसी तरह से रूल नंबर डी में कह रहा है कि जो भी मोटर में जो इंसुलेशन यूज़ होगा, मतलब मोटर के लिए हम जो केबल प्रोवाइड करेंगे उसका इंसुलेशन हो गया, मोटर वाइंडिंग करेंगे तो उसका इंसुलेशन हो गया। तो किसी भी टाइप का मोटर के रिलेटेड हो, इक्विपमेंट्स के रिलेटेड हो, जो भी इंसुलेशन होगा वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, यही इस रूल में बताया गया है। इंसुलेशन अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए ताकि जब भी हम मोटर कंटिन्यूशन में चालू रखें, उस पर बहुत ज़्यादा लोड भी आ गए तो लोड आने के वजह से उस मोटर में हीट क्रिएट होती है, तो वो हीट क्रिएट बहुत ज़्यादा अगर हो गई तो उसमें जो इंसुलेशन है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। अगर इंसुलेशन बैड क्वालिटी का है तो उसमें जो भी इंसुलेशन है वो पिघल के निकल जाने के चांसेस रहते हैं। अब लास्ट रूल है 50E का। ये 50A के लिए था, ये 50B के लिए था, ये 50C के लिए था, ये 50D और ये 50E। तो 50E में ये कह रहा है कि जब भी हम कोई कनेक्शन करते हैं या फिर कोई भी इंस्टॉलेशन हम कंप्लीट करते हैं तो उसमें कोई भी लाइव पार्ट खुला नहीं रखना चाहिए, खुला नहीं रखे। जब भी हम कोई जॉइन करते हैं, फेस कंडक्टर का जॉइन करते हैं, किसी भी कंडक्टर का जॉइन करते हैं, तो उस समय जॉइन कंप्लीट होने के बाद उस पर इंसुलेशन टेप वाउंड करना कंपलसरी होता है।
तो जैसे 50A में कहा गया था कि फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर ये प्रॉपर कैपेसिटी के लगे होने चाहिए। उसी तरह से 50B में कहा गया था कि जो भी फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर है प्रॉपर कैपेसिटी का होना चाहिए। 50A में कहा था कि फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर ऐसे कनेक्ट करने चाहिए ताकि हम एक ही स्विच से सभी सप्लाई बंद कर सके। उसी तरह से 50C में मोटर और इक्विपमेंट की जो कैपेसिटी है ये स्विच से कनेक्ट होना चाहिए ताकि हम इजीली उसको हैंडल कर सके। उसी तरह से 50D में हमें बताया गया है कि मोटर में जो हम इंसुलेशन यूज़ करें वो अच्छे क्वालिटी का हो ताकि हीट भी हो तो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। 50E में हमें ये बताया गया है कि जो भी लाइव पार्ट है वो कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, उस पर इंसुलेशन टेप लगाना चाहिए। अब रोल नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं, रोल नंबर 51। तो इस रोल नंबर 51 में हमें ये बताया गया है कि मिडल वोल्टेज हो, हाई वोल्टेज हो या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हो तो इसके रिलेटेड जो भी प्रिकॉशन है वो हम किस तरह से लेंगे। तो इसमें रूल नंबर 51A इसमें बताया गया है कि ओवरहेड कंडक्टर को छोड़ के बाकी जो भी कंडक्टर है, मतलब अंडरग्राउंड केबल हो गया या फिर पोर्टेबल कंडक्टर हो गया, तो इस कंडक्टर में स्ट्रॉन्ग तरीके का मेटल कास्टिंग लगा होना चाहिए ताकि ये मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कंडक्टर बन सके। ताकि हम किसी कंडक्टर को एक तरह से मोड़ दे या फिर उस पर रफली काम करें तो वो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग हमें प्रोवाइड कर सके, उसमें मैकेनिकल इंजर्ड कुछ भी ना हो, ताकि जो भी लीकेज करंट है उससे बहने वाला जो करंट है उससे कोई भी नुकसान ना पहुँचे। ओवरहेड कंडक्टर में सभी कंडक्टर बेयर टाइप के रहते हैं, उसमें किसी भी टाइप का इंसुलेशन नहीं लगा होता है। लेकिन जो भी अंडरग्राउंड टाइप के कंडक्टर होते हैं तो उसमें एक हेवी क्वालिटी का इंसुलेशन लगाना ज़रूरी होता है। तो यही इस रूल में बताया गया है कि ओवरहेड कंडक्टर को छोड़ के बाकी जो भी कंडक्टर है, अंडरग्राउंड हो गया, कोई भी कंडक्टर हो गया, तो उस पर हाई लेवल का इंसुलेशन लगाना चाहिए जो कि मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसीलिए उसमें मेटल कास्टिंग लगाना ज़रूरी होता है जिससे हमें मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी मिल जाए। तो ये बताया इसमें। अब रूल नंबर 51B हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया है। अब इलेक्ट्रिक के रिलेटेड जो भी चीज़ें हम काम में लाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो हमें एक प्रिकॉशन के तौर पे उन सभी चीज़ों को अर्थ करना चाहिए। जैसे हमें पता है कि सिंगल फेज़ के रिलेटेड ले तो हमारे पास एक फेज़ होता है, एक न्यूट्रल होता है, और उसी के साथ हम एक कंडक्टर और लेते हैं अर्थ, और ये कंडक्टर हम ज़मीन में इस तरह से गाड़ देते हैं और इससे एक फेज़ लेते हैं, एक न्यूट्रल लेते हैं और एक अर्थ लेते हैं। और जैसे ही ये तीनों ही कंडक्टर हम सभी वायरिंग सिस्टम में प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये हमारा टेबल फैन हो गया, इस तरह से ये टेबल फैन हो गया, तो इस पे हम फेज़ दे देंगे, एक न्यूट्रल दे देंगे। लेकिन अर्थिंग अगर नहीं है तो यहाँ पे अगर बॉडी में कोई शॉर्ट होता है, फेज़ बॉडी को कनेक्ट है, तो ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ज़मीन में से अर्थिंग लेके आएंगे और इसके बॉडी के दे देंगे। तो इसके रिलेटेड जो भी लीकेज करंट है, जो भी शॉर्ट सर्किट होता हुआ जो करंट है, वो अर्थिंग के थ्रू ज़मीन में डिस्चार्ज हो जाएगा और शॉक लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए 51B में ये बताया गया है कि जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिक में काम में आती है तो उन सभी चीज़ों को अर्थ करना ज़रूरी होता है। अब रूल नंबर 51C ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इस रूल में ये कह रहा है कि जो स्विच बोर्ड होता है उसके आगे कम से कम 1 मीटर तक की खुली जगह होनी चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम आए या फिर कोई काम करना है, मेंटेनेंस करना है, उसका मरम्मत करना है, तो उस समय हमें काम करने के लिए थोड़ी स्पेस मिल जाए। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक तो हमें पता ही है वेरी डेंजरस होती है, तो इसके काम करते समय कोई भी जगह कॉम्पैक्ट ना छूटे। तो इसीलिए हम ये सब रूल बनाते हैं कि हमें मेंटेनेंस को भी काम करते समय ईजी हो जाए। तो इसीलिए रूल नंबर 51C हमें ये बताता है कि
की जो भी स्विच बोर्ड होता है उसके आगे कम से कम 1 मीटर की खुली जगह होनी चाहिए। तो ये सभी रूल जो बनाए गए हैं एक तरह से बहुत ही सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक के रिलेटेड जो भी सेफ्टी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए सभी रूल जो है वो रिलेटेड है सेफ्टी से। तो अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 52। रूल नंबर 52 में हमें ये बताया गया है कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा अपील टू इंस्पेक्टर इन रिगार्ड डिफेक्ट, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक सप्लायर है, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है जिस समय कंज्यूमर को सप्लाई प्रोवाइड करेगी, तो प्रोवाइड करते समय जब भी हम न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं उस समय ये कहकर मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ये कहेगी कि कंज्यूमर ने जो भी वायरिंग की है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है या फिर अच्छी नहीं है, तो उस समय इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी कंज्यूमर को सप्लाई नहीं देगी। या फिर कंज्यूमर का ओल्ड वायरिंग ही है और ओल्ड वायरिंग चेक करने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी कंज्यूमर की तरफ आती है और कंज्यूमर के वायरिंग चेक करने के बाद सप्लायर ये कहता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ये कहती है कि कंज्यूमर के प्रीमाइसेस की जो वायरिंग है वो अच्छी नहीं है और सप्लाई बंद कर देती है, तो उस समय कंज्यूमर के पास एक अथॉरिटी होती है। तो उसी अथॉरिटी को इस रूल में बताया गया है कि उस समय कंज्यूमर क्या कर सकता है। तो कंज्यूमर उस समय ये करेगा कि जो भी उनके एरिया का इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर है तो उनके पास जाएगा, उनके पास जाने के बाद उनको एक एप्लीकेशन करेगा और उनके घर की जो वायरिंग है वो चेक करने के लिए उनको रिक्वेस्ट करेगा, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे घर की वायरिंग चेक कीजिए। और जब इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के थ्रू उस कंज्यूमर के घर की वायरिंग चेक होती है, इंस्टॉलेशन की चेक होती है, इक्विपमेंट चेक होते हैं और ये सभी चेकिंग टेस्टिंग ओके होती है, तो उस समय इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ये इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को ये बताएगी कि कंज्यूमर जो है, ग्राहक जो है, उनके घर की लाइट आप 24 आवर्स में चालू कीजिए। तो यही रूल है 52। और इस रूल को अगर हम एक तरह से देखें तो ये कंज्यूमर को एक अथॉरिटी दी गई है कि आप इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की सहायता ले सकते हैं अगर आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सप्लाई देने से मना करती है तो। अब रूल नंबर 53 देखते हैं हम। तो रूल नंबर 53 हमारा ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर इंस्टॉलेशन, जैसे कि हमने रूल नंबर 47 में देखा था, टेस्टिंग टू कंज्यूमर इंस्टॉलेशन। तो इसमें जब भी नया कनेक्शन लेते हैं तो नया कनेक्शन लेते समय इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है वो कंज्यूमर के वायरिंग इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग करते हैं। तो उस टेस्टिंग की फीस कितनी होनी चाहिए? अगर नया कनेक्शन है, न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई किया गया है, तो फर्स्ट जो चेकिंग होगी, फर्स्ट टेस्टिंग जो होगी, फर्स्ट इंस्पेक्शन जो होगा, तो उसकी जो फीस है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पे करेगी। फीस कौन सी पे करेगी? जो नया कनेक्शन है तो नया कनेक्शन के लिए जो भी टेस्टिंग चार्ज है तो उस चार्ज को पे करेगा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। लेकिन उसके बाद उस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ साल बाद वायरिंग की टेस्टिंग करनी होती है, तो उस समय जो टेस्टिंग की चार्ज है वो टेस्टिंग का चार्ज पे करेगा। मतलब सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो कंपनी पे करेगी, फर्स्ट टाइम नया कनेक्शन के लिए जो अप्लाई करेंगे तो उस समय टेस्टिंग का चार्ज कंपनी पे करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो पे करेगा वो पे करेगा कंज्यूमर, नेक्स्ट चार्ज जो पे करेगा वो करेगा कंज्यूमर। उसी तरह से हमने अभी देखा था कि रूल नंबर 52, ये तो रूल नंबर 47 के तहत हमने देखा था कि न्यू कनेक्शन के लिए टेस्टिंग थी। अब 52 के तहत हम देखेंगे तो 52 में तो इसमें जो भी इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर है तो वो ये बताएंगे कि ये चार्ज जो है वो कंपनी पे करेगी
या तो फिर कंज्यूमर पे करेगा। तो वो कंडीशन देख के इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर साहब ये बताएंगे कि वो टेस्टिंग की फीस जो है वो कंपनी पे करने वाली है या कंज्यूमर पे करने वाली है। तो वो डिपेंड रहेगा उस एरिया के इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के ऊपर। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछते, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे जनरल नॉलेज के लिए हमें पता रहना ज़रूरी है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक का कोई भी काम करते हैं, नया कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस समय ये सब चीज़ें हमें पता रहना ज़रूरी होता है। तो रूल नंबर 53 ये फीस के रिलेटेड थे। तो अब हम चलते हैं रूल नंबर 54। अब ये रूल नंबर 54 जो है, रूल नंबर 54 जो है, इसके रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये रूल है डिक्लेयर वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो रूल है मतलब कंज्यूमर को कितना वोल्टेज देना चाहिए, ये ऑलरेडी डिक्लेयर है। तो ये रूल जो है, ये रूल जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी होती है उनके लिए होता है कि कंज्यूमर को जो फिक्स वोल्टेज की रेंज दी हुई है तो उतना ही वोल्टेज कंज्यूमर को देना चाहिए। उससे ना ही वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए, ना ही वोल्टेज कम होना चाहिए। जो फिक्स वोल्टेज कंपनी ने बताया गया है, जो कंज्यूमर को दिया हुआ है, वही वोल्टेज उनको देना चाहिए। उस वोल्टेज में किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। यही इस रूल में बताया गया है। जैसे हमारे पास वोल्टेज होते हैं, जैसे लो वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज, उसी तरह से हाई वोल्टेज, उसी तरह से एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक हो गया लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। अब जब भी हम लो और मीडियम वोल्टेज के बारे में बात करें तो इसमें वोल्टेज है तो वोल्टेज में कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होगा, वो कंपनी भी चेंज नहीं कर सकती। तो ये जो है वो गवर्नमेंट को भी पता रहता है। तो गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी गई है कि आप इतना वोल्टेज वेरिएशन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज वेरिएशन करते हैं तो कंज्यूमर उस इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पे क्लेम कर सकती है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने हमारे घर के वोल्टेज को इससे ज़्यादा वेरिएशन किया है। तो हम देख लेते हैं कि लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज अगर हो, तो लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज है मतलब इसकी जो रेंज है ये 0 से लेके 650 वोल्ट तक। मतलब लो वोल्टेज जो होता है, लो वोल्टेज की रेंज होती है 0 से लेके 250 वोल्ट तक, मतलब हम 285 वोल्ट कंसिडर करते हैं। और मीडियम वोल्टेज की जो साइज़ होती है, जो स्केल होती है, वो होती है 250 से लेके 650 वोल्ट तक। तो जो लो वोल्टेज है और मीडियम वोल्टेज है, तो इनके बीच में जो वोल्टेज वेरिएशन होगा, तो जो वोल्टेज वेरिएशन की परमिशन दी हुई है वो है 6%। 6% इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 6% प्लस माइनस। मतलब आज 6% एक तो प्लस में जा सकते हैं या 6% माइनस में आ सकते हैं। ये हो गया उनका टॉलरेंस। अगर वेरिएशन इससे ज़्यादा है, कंपनी को भी पता है, तो इससे ज़्यादा कम ज़्यादा वोल्टेज करने के लिए सबसे पहले कंपनी को स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना चाहिए। उसी के बाद ही वो इससे ज़्यादा वोल्टेज वेरिएशन कर सकते हैं। उसके बाद में जो है हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज का सबसे पहले हम वोल्टेज ग्रेड देख लेते हैं, वोल्टेज स्केल देख लेते हैं कि ये किसके बीच में आएगा। तो ये जो है ये आ जाएगा 650 वोल्ट से लेके 33 किलो वोल्ट तक। 650 वोल्ट से लेके 33 किलो वोल्ट तक जो वोल्टेज होता है वो हम रखते हैं हाई वोल्टेज में। और हाई वोल्टेज में जो वोल्टेज वेरिएशन करते हैं हम प्लस माइनस 6 से लेके 9% तक। सॉरी, ये परसेंट 6% था तो ये परसेंट यहाँ पे लिखते हैं। उसी तरह से एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की रेंज क्या होगी। तो ये रेंज होगी 33 किलो वोल्ट
से लेके 132 किलो वोल्ट तक। और इसकी जो वोल्टेज वेरिएशन है वो वोल्टेज वेरिएशन होगा ±10% से लेके ±12.5%। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो लो वोल्टेज के लिए जो वोल्टेज वेरिएशन है वो 6% है, हाई वोल्टेज के लिए 6 to 9% है, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए 10 to 12.5% की ऑथोरिटी होती है वोल्टेज वेरिएशन के लिए। अगर नॉर्मली क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि वोल्टेज वेरिएशन की परमिशन कितनी होती है तो हम इसी को ही टिक करेंगे। अगर स्पेशल केस में दिया होता है कि हाई वोल्टेज में वोल्टेज वेरिएशन की परमिशन कितनी है तो उस समय ये लिखेंगे, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए परमिशन कितनी है तो उस समय ये लिखेंगे। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि वोल्टेज की परमिशन कितनी होती है वोल्टेज वेरिएशन के लिए, तो उस समय हम लिख लेंगे ±6%। और ये मोस्ट IMP टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो रूल है ये कंज्यूमर के लिए नहीं है, ये रूल जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लिए है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 55 की तरफ। जैसे ये वोल्टेज के रिलेटेड था तो 55 रूल हमारा रहेगा फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड। तो ये रूल नंबर हमारा 55 है। इसमें कहा गया है कि जो भी डिक्लेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर को जो भी फ्रीक्वेंसी आपने बताया है इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने कि हम इतनी फ्रीक्वेंसी देंगे तो उतने ही उनको देना होता है। लेकिन कभी कभी उसमें वेरिएशन भी होती है, तो वेरिएशन की परमिशन इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को कहाँ तक है वही इस रूल में बताया गया है। जैसे इसके पहले हमने देखा था कि वोल्टेज के रिलेटेड था, तो वोल्टेज की परमिशन 6% ये हम याद रखते हैं। तो उसी तरह से अब फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह से याद रखेंगे। जैसे हमें पता है कि हमारे घर में जो भी सप्लाई आता है वो सप्लाई होता है एसी का। इलेक्ट्रिक में दो टाइप के सप्लाई होते हैं, एक होता है डीसी का सप्लाई और एक होता है एसी का सप्लाई। तो हमें पता है कि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, एसी में जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो हमारे घर में जो भी सप्लाई आता है नॉर्मली वो एसी सप्लाई ही होता है, और एसी सप्लाई जो है वो एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पे होती है। तो वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है तो वो होती है 50 हर्ट्ज़। या तो 3 फेज़ का सप्लाई हो या फिर सिंगल फेज़ का सप्लाई हो, दोनों में फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है 50 हर्ट्ज़। और पूरी इंडिया की ही फ्रीक्वेंसी जो होती है, पूरे इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी 50 हर्ट्ज़ ही होती है। अब 50 हर्ट्ज़ होती है पूरी इंडिया में, तो इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर होंगे, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स तैयार होंगे तो वो भी 50 हर्ट्ज़ पे ही डिज़ाइन किए होती है। अगर हम 50 हर्ट्ज़ पे डिज़ाइन करते हैं और उससे फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करके उस इक्विपमेंट को अगर हम सप्लाई दें तो वो इक्विपमेंट जल जाने के चांसेस रहते हैं, वो इक्विपमेंट्स उस सप्लाई पे काम नहीं करेगा। तो इसीलिए जैसे सिंगल फेज एसी के लिए कहे तो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ इस तरह से लिखा होता है सिंगल फेज के लिए, और 3 फेज के बारे में अगर सोचे तो 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ इस तरह से हम प्रॉपर लिखते हैं, या फिर प्रॉपर इक्विपमेंट्स पे लिखा होता है। ये 50 हर्ट्ज़ कॉमन होते हैं सिंगल फेज और 3 फेज के लिए, तो इसमें हम किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कुछ वजह से इस फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आती है, क्योंकि लाइन हम ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट करते समय उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो उसमें वेरिएशन होती है। तो उस वेरिएशन के लिए गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को कुछ परमिशन दी है। वो परमिशन कितनी है तो वो हो जाती है 50 हर्ट्ज़। अगर आपकी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है तो उसमें आप कम ज़्यादा 3% तक ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब 3% मतलब कितना, तो 100 के 3% मतलब 3 हो गए, तो 50 के 3% मतलब 1.5 हो गए।
तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो टॉलरेंस है, एक तो आप 3% ज़्यादा कर सकते हैं या 3% माइनस कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 50 में से एक बार 1.5 घटा देंगे और 50 में 1.5 एक बार जोड़ देंगे। जब घटा देंगे तो उस समय क्या हो जाएगा 58.5, और जब जोड़ देंगे तो उस समय आ जाएगा 51.5। ये हो गए हर्ट्ज़। तो इससे ज़्यादा आप फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। एक तो 58.5 तक लेके जा सकते, 51.5 तक ले जा सकते। तो हम याद रखते समय यही याद रखेंगे कि जो भी फ्रीक्वेंसी है वो 3% तक ही हम वेरी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वेरी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर कम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तो हम इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पे क्लेम कर सकते हैं। यही इलेक्ट्रिसिटी रूल 55 में बताया गया है। और जो 54 था तो उसमें जो वोल्टेज था वो 6% वोल्टेज के लिए प्लस माइनस, ये भी हम याद रखेंगे। अब रूल नंबर 56 जो है वो है सीलिंग ऑफ मीटर एंड कटआउट। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, मतलब ये हमारा मीटर है, हम यहाँ पे निकाल के देखते थे, ये एनर्जी मीटर है। ये एनर्जी मीटर को एक बॉक्स होता है, जैसे ये एनर्जी मीटर है, यहाँ पे कटआउट लगे होंगे इस तरह से। तो यहाँ पे एक बॉक्स होता है जो कि फुल पैक होता है। तो यहाँ पे एक सील लगा देंगे, यहाँ पे एक सील लगा देंगे। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी कंज्यूमर के प्रीमाइसेस में जो भी एनर्जी मीटर कनेक्ट करते हैं तो उस एनर्जी मीटर को या कटआउट को एक या एक से ज़्यादा सील लगा सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा सील लगा सकते हैं। और ये जो सील लगाए होते हैं, ये सील कोई भी व्यक्ति इस सील को ब्रेक नहीं कर सकता, सिवाय जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ऑथराइज्ड पर्सन है उनके अलावा ये कोई भी सील ब्रेक नहीं कर सकता। तो यही रूल नंबर 56 में हमें बताया गया है। लेकिन कोई कंज्यूमर के प्रीमाइसेस में आता है या कंज्यूमर खुद इस सील को अगर ब्रेक करता है तो उस समय इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के तहत रूल नंबर 138, ये याद रखना है, अगर कोई कंज्यूमर के प्रीमाइसेस का ये एनर्जी मीटर का या कटआउट का सील ब्रेक होता है, ब्रेक करते हैं, तो उस समय इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के रूल नंबर 138 के तहत ₹200 की पेनल्टी लगा सकते हैं। अब ये तो रूल हो गया 138, सील ब्रेक करने के लिए पेनल्टी है। उसी तरह से रूल नंबर 141, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी रूल को अगर फॉलो नहीं करता है तो उस समय जो पेनल्टी रेट होगी, पेनल्टी जो होगी वो होगी ₹300। मतलब 138 जो सील है उसको ब्रेक करने के लिए ₹200 लगेंगे, और 141 के अनुसार कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का रूल अगर फॉलो नहीं करता, उसको क्रॉस करता है उस रूल को, तो उस समय जो पेनल्टी लगेगी वो 300 लगेगी। तो इस बात से हमें ये पता चल गया है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी अपने जो मीटर है उसको सेफ रखने के लिए यहाँ पे सील लगाते हैं। तो ये सील ब्रेक करना एक तरह से कानूनी अपराध है। और अब आज के बाद अगर हमारे सामने इस तरह सा कोई अपराध होते हुए दिख रहा है तो एज ए इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम पढ़ रहे हैं, तो उस समय उन लोगों को भी हम बता सकते हैं कि ये कानूनी अपराध है, आप ऐसे ना करें। नेक्स्ट रूल हमारा बोल रहा है रूल नंबर 59, प्रिकॉशंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ सप्लाई। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है जो कंज्यूमर को इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड कर रही है, तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंज्यूमर के प्रीमाइसेस में बंद ना हो या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद ही ना हो। इस बात का ख्याल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को रखना होता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जैसे इमरजेंसी कंडीशन में कि इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाता है, तो उसके लिए
उसके लिए या फिर वो इमरजेंसी कंडीशन को छोड़ के बाकी समय नॉर्मल कंडीशन में, अगर नॉर्मल कंडीशन में जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो अगर हमें बंद करना है तो उस समय सप्लायर या फिर इलेक्ट्रिक सप्लायर जो है वो लाइन बंद करने के पहले, लाइन को डिस्कनेक्ट करने के पहले कंज्यूमर को 24 आवर्स पहले ही एक नोटिस देगा और उस नोटिस में कंज्यूमर को ये बताएगा कि हम इलेक्ट्रिक सप्लाई इस समय बंद कर रहे हैं। तो वो एक नोटिस कंज्यूमर को देने के बाद ही इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन हो तो इमरजेंसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी नोटिस नहीं भी दी तो भी चल जाएगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में कंज्यूमर को नोटिस देना ही होता है कि हम आपका सप्लाई कुछ समय के लिए बंद कर रहे हैं। तो यही इस रूल में बताया गया है कि प्रिकॉशंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ सप्लाई, मतलब इलेक्ट्रिक सप्लायर को इस बात का ख्याल रखना होता है कि हम सप्लाई बंद ना करें। अगर बंद कर भी रहे हैं तो 24 आवर्स पहले कंज्यूमर को नोटिस दे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का चैप्टर नंबर 5 था, जिसमें जनरल कंडीशंस दी हुई थी या फिर एनर्जी यूज़ करते समय कौन से रूल होते हैं वो हमने यहाँ पे पढ़े। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट इसके स्टडी कर रहे हैं, तो आप भी इस पॉइंट को अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सी यू नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 6 देखेंगे जो कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के तहत आता है।